हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विपिन एंड वेलकम टू द प्रयास KSG। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जो भी मौजूदा हाल वर्तमान में पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जो भी अपने करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टू बी प्रिसाइज आपको पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण घटी हैं, जिसपे कि अक्सर सवाल बनता है और हर साल 2 से 4 सवाल आपको अपनी प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और कई सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग साथ साथ कवर करेंगे, और जिससे कि उससे भी 2 से 3 सवाल आपको हर वर्ष देखने को मिलता है। तो मैं आपके साथ पर्यावरण की जो जर्नी है उसको शुरू करूं, उसके पहले हम लोग ये बात करते हैं थोड़ा सा कि देखिए, आप सोचोगे कितने सारे तथ्य हैं और सबको कितना याद किया जाए, कितना रटा जाए, और कितना हमारे पास एक बहुत सारा एक पूरा डाटाबेस तैयार हो जाता है, जिसको कि हम एक धीरे धीरे एकत्र होते होते हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। दोस्तों, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हर साल प्रश्न फैक्ट्स पे प्रारंभिक परीक्षा पे जिस जैसे हम अपना 80 दिन में 80 पार का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो दृष्टिकोण है या आपका जो एक नज़रिया है, कैसे आप किसी समाचार पत्र या किसी नोटबुक या जो भी अपने नोट्स आप बनाते हो या जहाँ से भी जैसे आप पढ़ते हैं, उसका क्या सही तरीका हो, उसका जो सही तरीका हो वो मैं आपको कुछ उसमें मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और मैं आपको एक क्षमता का विकास करवाने में मेरा ज़्यादा आपके ऊपर फोकस रहेगा। साथ साथ हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और जो वर्तमान में भी जो हुआ, और साथ साथ जो बहुत सारे अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदु जहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रटने की बजाय मैं आपको एक ऐसा तंत्र आपके अंदर विकसित करूं कि जैसे कि आपको एक जागरूकता जिसको कहते हैं, कि खुद ही से ये चीज समझ में आए कि ये हमारे पक्ष ये हमारे परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। पढ़ना बहुत नहीं होता है, जागरूकता अगर है, आपके सिलेबस के साथ आपकी अच्छी समझ है, तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई और कीवर्ड या कुछ ऐसा आप जरूर अलग कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक खुद एक डेवलप हो जाएगा आइडिया कि कैसे आपका पारंपरिक परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको समझाऊंगा आगे चल के। कहा भी गया है, एक इंग्लिश का कोट है कि इफ़ यू गिव अ मैन अ फिश यू कैन फीड हिम फॉर अ डे, बट इफ़ यू टीच अ मैन हाउ टू कैच अ फिश यू कैन फीड हिम फॉर अ लाइफ। तो मैं इसका हिंदी प्रारूप ये है कि अगर आप किसी को एक मछली दे भी देंगे तो उसको आप एक दिन खाना खिला सकते हैं, पर अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा दें तो आप ये पाएंगे कि वो हमेशा अपने पूरे जीवन पर्यंत उस मछली को पकड़ने की कला की वजह से अपना भोजन की व्यवस्था कर सकता है। तो इसका मतलब बेसिक ये है कि अगर आप में वो क्षमता खुद विकसित हो जाए, आपको देखिए खुद पढ़ना होगा, अपने लिए आपको लगना होगा, हम लोग आपकी पूरी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने से भी पूरा पूरा आपको उसको रिवीजन करना, अध्ययन करना, और उसमें से कैसे मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से आपको मेरा साथ देना है और साथ देते हुए पढ़ना है। तो ही आपको वो चीज़ें अच्छे से मस्तिष्क में, आपके माइंड में वो चीज़ कैप्चर होगी और आप परीक्षा में भी अच्छा निश्चित रूप से परफॉर्म करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मौजूदा पर्यावरण तथ्य और एवं समसामयिकी, अगर हम इसको देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इससे आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि ये पर्यावरण से संबंधित तथ्यों से जुड़ी हुई बात होने वाली है। हम लोग कई इसमें विषय बिंदु देखेंगे, जैसे कि जो भी इम्पोर्टेंट कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, प्रोटोकॉल, ये आपने सुना होगा शब्द। कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल देखेंगे। कई सारे जो महत्वपूर्ण दिन हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं वो देखेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण कानून और नीतियां बनी हैं पर्यावरण से संबंधित वो भी हम देखेंगे। इवन जो कि व्यक्तित्व होते हैं, जो पर्सनैलिटी पार्ट आपका कहलाता है, जिससे कि 1-2 पर्सनैलिटी हर साल पूछे ही जा रहे हैं। इसी लास्ट ईयर ही कीटारोविक के बारे में पूछा, जो कि क्रोएशिया की हेड ऑफ नेशन थी, बट उसके पूछने के पीछे कोई ना कोई वजह थी, वहाँ कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था। तो हमें फ्रॉम वर्ल्ड, विश्व से लेकर के अपने मध्य प्रदेश तक की महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पे नज़र डालनी होगी जो कि पर्यावरण से संबंधित है। और इस तरह के और भी कुछ
महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं हम लोग सब कुछ ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम अगर पहले शुरू करें, उसके पहले मैं आपको ये चाहूंगा कि ये 3 बेसिक आप डेफिनेशंस को समझें। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्फ्रेंस, एक होता है कॉन्फ्रेंस, एक होता है कन्वेंशन, एक होता है प्रोटोकॉल। आप ही अक्सर हाल ही रूबरू होते रहते होंगे इन शब्दों से, बट हम कई बार ये समझना भूल जाते हैं कि एक्चुअली में इनमें बारीक अंतर है क्या। अगर कॉन्फ्रेंस है या कन्वेंशन है या फिर प्रोटोकॉल है, कुछ न कुछ तीनों के अलग नाम होने की वजह से कुछ न कुछ होगी और तीनों में कुछ न कुछ अंतर होगा। इसमें हम लोग अगर छोटा सा समझें कि कॉन्फ्रेंस का एक सिंपल सा मतलब है औपचारिक रूप से एक साथ परामर्श करने की बैठक। अगर एक औपचारिक रूप से किसी भी बिंदु पे परामर्श करने के लिए कई सारे जो देश है उनके जो प्रतिनिधि हैं वो बैठ करके ये फैसला करे या निर्धारित करे कि हमें बैठ के चर्चा करनी होगी, और वो चर्चा कैसी होगी, औपचारिक होगी, और इसमें किसी न किसी सिद्धांत या निकायों की स्थापना की जाएगी। सिद्धांत या निकाय मतलब कोई न कोई सामान्य रूप से जिस पे आप चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए, उस पर देखरेख करने के लिए, उस पर कार्य करने के लिए कोई न कोई एक बॉडी, कोई न कोई एक निकाय, कोई न कोई कुछ एक प्रारूप बनाना जरूरी है कि हम किस प्रारूप में काम करेंगे। पर जो वो बैठक पहली हुई है जिसपे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कहते हैं। सेकंड, अगर आपने चर्चा की, आपने कॉन्फ्रेंस किया, किसी भी बिंदु पे कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आए चर्चा के बाद, और उनके बाद अगर आपने उनको एक स्वीकृत सिद्धांत का दर्जा दे दिया। स्वीकृत सिद्धांत मतलब अब उसमें सभी लोगों ने चर्चा करने के बाद सबकी सहमति से जब कुछ बिंदु, कुछ बेसिक सिद्धांत बनता है, तो उसको अपन ने कहा कि कन्वेंशन, या इसको बुनियादी दिशा निर्देश भी कह सकते हैं। बुनियादी दिशा निर्देश कह सकते हैं। बुनियादी दिशा निर्देश का मतलब है कि अभी आपने पहले चर्चा की थी, चर्चा करने के बाद कहीं न कहीं किसी न किसी प्रारूप को आपने गढ़ा कि जिस पे आपको आगे अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति चलना है, तो उसको अपन लोग बुनियादी दिशा निर्देश या एक प्रारूप कहते हैं। तो इसको हम लोग प्रारूप भी कहते हैं, और इसको हम लोग कन्वेंशन कहते हैं, या इसको इंग्लिश में आप फ्रेमवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क। तो पहला तो आपने कॉन्फ्रेंस किया था, कॉन्फ्रेंस या समिट भी कहते हैं, कभी कभी आप लोग सुनते रहते हैं अर्थ समिट हुई, फिर उसके बाद यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर यूएन कॉन्फ्रेंस एंड फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी का नाम सुनते रहते हैं आप, या भिन्न 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 अलग अलग आपको बहुत सारे कन्वेंशन अभी वैसे भी मैं पढ़ाऊंगा, और हम लोग पूरा का पूरा कन्वेंशन इंपॉर्टेंट और उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस पढ़ने वाले। पर उसके पहले ये समझना जरूरी है कि कॉन्फ्रेंस मतलब हुआ कि पहले एक विचार विमर्श करने के लिए सभा एकत्रित हुई, उसके बाद कुछ न कुछ बुनियादी दिशा निर्देश उसमें बनाए गए, उसको हम लोगों ने कन्वेंशन कहा। और कन्वेंशन के बाद जब हम उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, हम मतलब जब सारे देश मिल करके हस्ताक्षर करते हैं और कुछ विशिष्ट लक्ष्य या दायित्व निर्धारित करते हैं, यानी अब सारे देश मिल करके ये निर्धारित करके एक कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति समर्पित होकर के जब काम करने को के प्रति प्रतिबद्ध हो जाए, उस पे सिग्नेचर हो जाए कि हम लोग सब लोग मिलकर के इस पे काम करेंगे। जैसे आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, आपने क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, आपने निश्चित रूप से क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा। अब क्योटो प्रोटोकॉल ये सब हम लोग अभी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसमें चिंता की विषय की बात नहीं है। हम लोग सिर्फ अभी ये समझ रहे हैं कि कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस और प्रोटोकॉल में बुनियादी अंतर है क्या। अंतर ये है कि इसमें तो बैठक बुलाई गई, इसमें कोई ना कोई प्रारूप या फ्रेमवर्क बन के आया, और इस पे फिर बाद में जब उसको कानूनी या कोई एक विशिष्ट लक्ष्य के साथ निर्धारित करके हस्ताक्षर किए गए, तो उसको हमने प्रोटोकॉल का नाम दे दिया। अब ये पहले बेसिक आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि कॉन्फ्रेंस अगर हुई है तो बैठक हुई होगी, अगर कहीं पे कन्वेंशन बना है तो मतलब कोई ना कोई प्रारूप उसमें से निकल के आया होगा, और अगर कहीं ना कहीं कोई प्रोटोकॉल बना है तो इसका मतलब है कि उस प्रारूप में पूरे लोगों की सहमति के बाद उसमें हस्ताक्षर भी हो गया होगा, और हस्ताक्षर के बाद कुछ विशिष्ट लक्ष्य और कुछ विशिष्ट क्या कहेंगे इसको, स्पेसिफिक गोल या स्पेसिफिक टारगेट जो है उसको निर्धारित किया गया होगा।
तभी उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं आपको उदाहरण भी दूं, इसके उदाहरण में अगर मैं उसके उदाहरण पे चलूं तो आपने देखा है कि यूएनएफ, जैसे आपने सुना होगा नाम, अर्थ समिट हुई। अब अर्थ समिट के बाद अर्थ समिट होती है, अर्थ समिट के बाद आपका यूएनएफसीसी बनता है, और यूएनएफसीसी के बाद आपका क्योटो प्रोटोकॉल आता है। अब क्योटो प्रोटोकॉल भी बना तो पहले कहीं ना कहीं अर्थ समिट हुई थी, अर्थ समिट के बाद कोई ना कोई यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, यूएन की ऐसा फ्रेमवर्क जो कि जलवायु परिवर्तन पे काम करता है। क्लाइमेट चेंज को जलवायु परिवर्तन बोलते हैं, तो जलवायु परिवर्तन पे कोई फ्रेमवर्क निकल के आया तो उसको हम लोग कन्वेंशन बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन का कन्वेंशन। और क्योटो प्रोटोकॉल का मतलब है कि क्योटो प्रोटोकॉल जब हमने बाद में हमने अभी क्या पढ़ा, जब कुछ विशिष्ट लक्ष्य बना करके उसमें हस्ताक्षर कर दिए होंगे देशों ने, तो उसको क्योटो प्रोटोकॉल बोल दिया। ये क्योटो में हुआ, इसके लिए इसलिए नाम क्योटो पड़ गया। ये 92 में हुआ, ये 94 में हुआ, ये 97 में हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ लिंक होती है, चीजों को समझने की जरूरत होती है। और अगर आप उसको एक एक पूरा लिंक और एक पूरा कैटेगोरिकली अगर एक विशिष्ट तरीके, एक निर्धारित तरीके से पढ़ें तो आपको याद रखने में इतनी समस्या नहीं जाएगी। खैर, बहरहाल ये सब हम अभी बाद में समझेंगे अच्छे से। अभी हमारा मकसद ये था कि हम लोगों को सिंपल बेसिक पहले बुनियादी एक कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का मतलब पता चले। अब हम लोग चाहे तो सीधे हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट जो कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का टॉपिक है वो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, हमें पढ़ना तो यहाँ पे है। जो हमारे पास कन्वेंशन और प्रोटोकॉल की सूची है उसमें हम प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ को पढ़ेंगे, हम उसमें वेटलैंड पर बात करेंगे, हम उस पर रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड है, स्टॉकहोम सम्मेलन है, जो साइट्स है जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के ऊपर, जंगली जानवरों के ऊपर, ओजोन परत के लिए, या फिर खतरनाक कचरे के लिए, या फिर जैविक विविधता के लिए। इस तरह के कई सारे क्योटो प्रोटोकॉल तक जो अभी तक महत्वपूर्ण, इवन इसमें हम पेरिस समझौता भी देखेंगे। तो हम अभी तक इसमें जितने भी महत्वपूर्ण कन्वेंशन और प्रोटोकॉल जिसपे कि हर साल हर वर्ष कम से कम 1 या 2 सवाल बनता ही बनता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। पर इसको सीधे शुरू कर दें इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रेलेवेंस के लिए, अभी साल भर में कुछ 4-5 जो खबरें थी वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही, बहुत चर्चाओं में रही, उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे, जिससे आप उसका रेलेवेंस समझेंगे कि आज भी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कितना रेलेवेंट है, उसका कितनी प्रासंगिकता है, और प्रासंगिक वो आज भी है। और फिर हम लोग करंट अफेयर थोड़ा शुरू में देखें, उससे ज्यादा सवाल भी आते हैं क्योंकि, तो उसको भी देख लें। और एक बार लास्ट में फिर से रिवीजन करेंगे जब हमारा टॉपिक ये कवर होगा, जब सारा जितनी भी क्लासेस मुझे है लेनी है, उसके बाद हम लोग अंतिम एक बार करंट अफेयर फिर देखेंगे। पर शुरू में हम लोग अपने एक रेलेवेंस को बनाने के लिए 4-5 महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे, और फिर हम लोग अपने कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में आकर के अपने टॉपिक को अच्छे से पूरा स्टार्ट करके एक एक चीज को, एक एक कन्वेंशन, एक एक प्रोटोकॉल को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए, तो अगर हम लोग पहला समाचार देखें, दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध। अब मैंने आपको कहा था, वो फिश वाला याद करिए जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, कि किसी को अगर पढ़ना ही आ जाए कि कैसे पढ़ना है, तो आप खुद भी उन खबरों से ऐसी चीजें, ऐसे तथ्य या ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु निकालने लगेंगे जो कि एक ना एक कहीं ना कहीं प्रश्न में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है मेरा कहने का अभिप्राय? मेरा अभिप्राय ये है कि जैसे इसमें आप ये देख रहे हो कि नैरोबी 2 मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने कोई ना कोई समझौता किया। आपको पहले ही इस पे ध्यान चला जाना चाहिए कि यह समझौता किसके ऊपर हुआ है। यह समझौता हुआ वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण समझौता, वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण समझौता। अब इसको अगर हम थोड़ा और बड़ा कर दें, आपको अगर दिखना हो, ये देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, है ना? अब देखिए, हाँ, अब आप ये समझिए कि अगर हमारा वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण समझौता हुआ, वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण समझौता,
तो कब हुआ? 2 मार्च 2022 को हुआ। अब जाहिर सी बात है कि संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण सभा ने इसको किया होगा। अगर ये पर्यावरण से संबंधित है तो संयुक्त राष्ट्र की कौन सी बॉडी इस पे काम करेगी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का नाम आया तो आपको आना चाहिए कि ये हमें इसके बारे में तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये तो हमको पता ही नहीं है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा क्या है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ये हम आपको बता देते हैं कि 1975 में बनी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में है। अब आप ये समझिए कि 1975 में और हेडक्वार्टर नैरोबी में है, तो अगर नैरोबी में हेडक्वार्टर है तो कोई भी प्रदूषण समझौता अगर हुआ या आम सभा जो लगती है पर्यावरण की वो लगेगी ही नैरोबी में। इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही ये हम समझ के चलेंगे हम लोग बात कर ही रहे हैं अभी कि नैरोबी ही यूएनईपी, इसको यूएनईपी हिंदी में बोलते हैं। यूएनईपी जैसे यहाँ पे यूएनईए लिखा है, यूएनईपी मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम, उसी के तहत सब लोग काम कर रहे हैं। और इनकी जब सभा मिलती है तो उसको यूएनईए बोलते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण सभा। और अभी उसकी मीटिंग जब हुई तो उस मीटिंग को 2 मार्च 2022 में नैरोबी में किया गया। हर 2 साल में ये होती है। अच्छा, हम लोग अभी सिर्फ थोड़ा सा एक आइडिया ले रहे हैं न्यूज़ का, फिर हम लोग जब पूरे कन्वेंशन में आएंगे तो उसमें ये चीज़ें फिर से बहुत अच्छे से कवर होगी और ये कब बनी, इसके पीछे का कारण क्या रहा और ये क्या काम करते हैं, या हर कौन सी सभा या कौन सी बॉडी का क्या काम है, यह सब उसमें आ जाएगा, उस पर आप परेशान ना हो। ठीक, अभी आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कोई ना कोई प्लास्टिक प्रदूषण से समझौता हुआ है। मतलब प्लास्टिक प्रदूषण दुनिया में इस समय खबर में रहा। प्लास्टिक प्रदूषण के ऊपर आपका अच्छा सा एक ध्यान और अच्छे से एक फोकस उसमें बन जाना चाहिए। अब सीधी सी बात है कि जब प्लास्टिक प्रदूषण ही समझौते में रहा तो इस पे लिखा भी है कि 2024 तक अंतरराष्ट्रीय कानून बनने वाला है जो कि समझौता बनेगा। अच्छा, अब आप सोचो कि अब ये तो सब एक असेंबली हुई है, आगे चल के इसमें कोई ना कोई इसको निर्णय कानून बनने वाला है। और इस पे जब इस साल हुआ, जब पर्यावरण की सभा हुई तो पर्यावरण की सभा में जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो थे नॉर्वे के पर्यावरण मंत्री। जब कहीं ना कहीं कोई ना कोई सभा होगी तो कोई ना कोई उसकी अध्यक्षता करता है, और पर्यावरण के मामले में किसी न किसी देश का पर्यावरण का जो मंत्री है वही उसकी अध्यक्षता करता है। अब इस पे क्या हुआ कि ये कुछ, अब जो लोग अध्यक्षता करते हैं या जो लोग सुर्खियों में रहते हैं वही कभी न कभी सवाल बन के आते हैं। इस साल भी आया, एक साल एंटोनियो गुटेरेस का नाम, अभी आएंगे फिर से आएंगे वो, तो उनका पूछा गया। एक बार क्वेश्चन आया कीटोरोविक के ऊपर, इस साल आपको उनका न्यूजीलैंड की वो पूछी गई। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह थी खास उनके पूछे जाने के पीछे। तो इसीलिए जैसे आपको इस बार एस्पेन बर्थ आइड आ सकता है। एस्पेन बर्थ आइड कौन है? ये नॉर्वे के पर्यावरण मंत्री। और इस साल की जो पर्यावरण से संबंधित सभा हुई वो कहाँ हुई? नैरोबी में हमेशा होती है, और नैरोबी में उसकी अध्यक्षता की इन्होंने। ठीक, इसके बाद इसकी जो हमारी जो दूसरी न्यूज है वो दूसरी न्यूज क्या है? यूएनईपी। अब उसमें इतना ही समझना था, उसमें सिर्फ इतना समझना था कि पर्यावरण से के सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? एस्पेन बर्थ आइड। अभी मैं एक किसी न किसी जुमले या वाक्य किसी उसको याद भी करवा दूंगा आपको, चारों जो व्यक्तित्व है। लेकिन अभी आप ये समझिए कि एक एस्पेन बर्थ आइड जो नाम है वो आपको पर्यावरण से संबंधित है, नॉर्वे के पर्यावरण मंत्री हैं, और प्लास्टिक प्रदूषण पे समझौता होने हुआ है और जिसपे कानून बनने वाला है। अभी मैंने आपसे इतनी बात की है। सेकेंड ये है इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन जो हैं ये कौन है? तो जैसे मैंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम चल रहा है, वो कब से चल रहा है? 1975 से चल रहा है। तो उसकी कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसकी हेड होती हैं। तो जो हमारी पर्यावरण की कार्यकारी निदेशक हैं, कार्यकारी निदेशक जो हैं वो कौन है? इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन। तो इंगर एंडरसन का नाम आपको नहीं भूलना है और एस्पेन का नाम आपको नहीं भूलना है। एक जुमला है कि एस्पेन को जब इंगर से हुआ प्यार तो एंटोनियो को लगा शौक। ये लाइन, ये वाक्य मैं आपको याद करवा दूंगा। इसमें 4 नाम आ रहे हैं, एस्पेन, इंगर, एंटोनियो और शौक। तो इन चारों का कोई ना कोई आपस में संबंध है, वो भी हम लोग समझ ही लेंगे। तो एस्पेन, और देख भी रहे हैं आप लोग, देखिए कितने आराम से मुस्कुराया जा रहा है, देख लीजिए।
तो इन दोनों चेहरों को और इन दोनों व्यक्तित्व को, इन दोनों नाम को आपको याद रखना है। इसके बाद ये क्यों सुर्खियों में रही? ये सुर्खियों में इसलिए रही क्योंकि इस साल 5वां दशक मनाया है। 5वां दशक यानी आप लोग आजकल सालगिरह एनिवर्सरी के बारे में खूब अच्छे से जानते हैं, मनाते रहते हैं। इसी तरह से पर्यावरण जब पहला सम्मेलन हुआ था वो 1972 में हुआ था, वो भी हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। तो 1972 में जब पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ, उसमें ये हुआ कि पर्यावरण पर ध्यान देना शुरू किया गया और उस पर हमने संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP बोलते हैं, वो 1975 में शुरू किया। तो 1972 में पहला जो स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसको अब 50 साल पूरे हो गए हैं पिछले साल। तो इसलिए 2022 में उसने अपनी 5 दशक जिसको बोलते हैं 50वीं सालगिरह मनाई UNEP ने। UNEP का क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक, कब शुरू हुआ था ये? 1975 में। अभी ये सब आएगा डिटेल में। अभी आपको मैं जो मौजूदा तथ्य करंट अफेयर जो चल रहा था उसमें आपको सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं कि इंगर एंडरसन और एस्पेन बर्थाइड का नाम आपको याद रखना है ना। और इस पे क्या खास है? इस पे भी यही बात हुई कि जो UNEP इस कार्यक्रम का नाम क्या दिया गया? इस कार्यक्रम का नाम दिया गया UNEP @50। और इसकी जो थीम जिसको आप कहते हो, प्रमुख एजेंडा क्या था? सतत विकास के लिए 2030 तक का एजेंडा। इसमें उसके बारे में क्या कहा गया कि उसको कार्यान्वयन के लिए उनको मजबूत करना है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक दशक को डिफाइन किया है। किस दशक को? 2021 से 2030 तक का जो दशक है वो किसके लिए जाना जाएगा? वो जाना जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए। तो मतलब इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। यानी जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, जो जितना उसमें डैमेज हुआ है, उसको हमको पुनः उसको फिर से पुनर्जीवित करना है, उसका रखरखाव अच्छे से करना है और उसमें नई जान डालनी। ठीक, तो पारिस्थितिकी तंत्र के बहाली के लिए हमें फिर से उस कार्यान्वयन को अपने मजबूत करने के लिए हमने फिर से उसको अपना परिलक्षित करके अपने आप को तैयार करने के लिए एक रिजोल्यूशन या एक संकल्प लिया है। ठीक, अब एनवायरमेंटल SDG है, जैसे सतत विकास आपको पता होगा। सतत विकास का मतलब क्या है? वो विकास जो हमेशा चले, यानी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको जब आप ध्यान में रख के विकास करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? पहला इसका लक्ष्य 12, 13, 14, 15। देखो 12 से 15 तक इसमें टोटल 17 लक्ष्य हैं। सतत विकास कितने हैं? 17 हैं। सबके सब याद कैसे होंगे? इकट्ठे एक लाइन से नहीं होंगे, लेकिन अगर उनको आप बांट लें, जैसे आपको पर्यावरण अभी आप पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण में 4 हैं टोटल जो सतत विकास हैं, उनके जो लक्ष्य हैं वो चारों आप देखो। इस पे लिखा हुआ है पहला कि जैसे सतत विकास की डेफिनेशन में भी यही आता है कि संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग और आने वाली पीढ़ी का ध्यान में रखते हुए। तो अगर संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना है, इसका मतलब कि जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज। तो संसाधन के प्रयोग से संबंधित है ये चीज। तो पहला 12वां जो सतत विकास है हमारा UN का, वो कह भी यही रहा है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। भाई सोच समझ कर उपभोग करो, ऐसा मत उपभोग करो कि आज तो खा लो पर इतना खा लो कि तबीयत खराब हो जाए। ऐसे खाओ कि हमेशा जिंदगी भर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी तरह भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जो संसाधन है, कोयला है, पेट्रोल है, और भी बहुत सारे जरूरी जो जंगल हैं, जीव जंतु हैं, सब हमारे लिए उपयोगी हैं। उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है हमारे विकास के का जो तरीका है उसकी वजह से। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे संसाधन बचे, पर्यावरण बचा रहे, इसको ध्यान में रखते हुए सतत विकास को लाया गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि चाहे वो बुद्धिमत्तापूर्ण उपभोग हो, चाहे जलवायु के लिए काम करना हो, चाहे पानी के नीचे जो जीव जंतु हों उनकी फिक्र करना हो, या जीव जंतु जो जमीन के ऊपर रह रहे हैं उनकी फिक्र करना हो, चारों का
के लिए सतत विकास में 12 से लेकर के 16 तक, 12 से लेकर 15 तक, 12, 13 और 14, 15 में दिया गया है। तो इस पे अभी हम लोग पढ़ लेंगे बाद में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना था कि इस पे लास्ट क्या हुआ है ये न्यूज़ में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये फिर से 50वीं सालगिरह किसने मनाई। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि किसने अपनी 50वीं सालगिरह मनाई। 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मनाई, क्योंकि ये 1972 में बन गया था। और इसमें इसकी जो कार्यकारी निदेशक हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज का जो दिन है वो पृथ्वी ग्रह की जीत का प्रतीक है। मतलब पृथ्वी के ग्रह के लिए हमें बहुत ज़्यादा कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और अच्छा है कि हम पृथ्वी और पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा विशेषता से ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए ये इंगर एंडरसन और एस्पन बर्थाइट, इन दोनों नाम को आप बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।